ओके, पेज नंबर 2 पे थे हम। पेज नंबर 2 के टॉप पे हमने पढ़ा था कि ऐसा खर्चा जो कैपिटल गेन का है वो तो कैपिटल गेन में माइनस करने की इजाजत है, लेकिन ऐसा खर्चा जो किसी और हेड का है विच इज डिडक्टेड अंडर अनदर हेड। ऐसा जी लेट क्यों है? ये तो पहले सैटरडे को इशू रिजॉल्व करना था, जल्दी आए आप। जी लेट क्यों है? ऐसा खर्चा जो टाइम पे आया करें, जो किसी और हेड का है और अदर सोर्स के अंदर मिसाल के तौर पे कर दिया, तो क्या वो दोबारा कैपिटल गेन में भी माइनस करने की इजाजत होगी? नहीं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी नेचर में मसला होता है, जैसे फाइन टू गवर्नमेंट, या आपने खर्चा कैश में पे कर दिया जिसका सबूत ही नहीं चेक के जरिए, तो ऐसे खर्चे भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अब वो खर्चों की लिस्ट कहाँ दी हुई है मेरे भाई? वो खर्चों की लिस्ट दी हुई है इस वक्त बिजनेस के चैप्टर में। तो बिजनेस के चैप्टर में जो लिस्ट दी हुई है खर्चों की, अगर उस जैसा खर्चा अदर सोर्स या कैपिटल गेन या प्रॉप कहीं भी किया, आपको वो माइनस करने की इजाजत नहीं। तो बिजनेस के चैप्टर में जो लिस्ट दी हुई है खर्चों की, अगर उस जैसा खर्चा आपने कैपिटल गेन कमाने के लिए किया जैसे कि फाइन टू गवर्नमेंट, तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, कम ऑन 4A। वेयर द कैपिटल एसेट्स, इसकी एग्जांपल कर लें पहले। मिस्टर उमर, आ जाए बैठ जाए। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी, आ जाए एज गिफ्ट। मिस्टर उमर को ज्वेलरी मिली एज गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे। जी भाई टाइम क्या है क्लास का? एक टाइम होता है ना, टाइम पे कल से फिर यही होगा, 9 बजे दरवाजा बंद कर देंगे। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट। उमर ने ज्वेलरी रिसीव की गिफ्ट के तौर पे फ्रॉम हिज फादर, अपने वालिद साहब से। ज्वेलरी वॉज परचेज्ड बाय हिज फादर फॉर ₹10,000। उसके फादर ने ज्वेलरी 10,000 की खरीदी थी। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ये एसी चलवा दें, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज ₹12,000 एंड उमर सोल्ड द ज्वेलरी फॉर ₹15,000 इमीडिएटली। ओके, सबसे पहला सवाल मेरा कि उमर को ज्वेलरी किसकी तरफ से मिली? जी टाइम क्या क्लास का? उमर आए अब भाई, उस तरह से दरवाजे खुला जा रहा है, आ जाए। मिस्टर उमर को ज्वेलरी किसकी तरफ से मिली? फादर की तरफ से मिली। ओके जी मोहतरम, टाइम के क्लास का? फिर थोड़ी देर हो जाए, फिर ओके कल से बंद कर दिया करो भाई, 9 बजे दरवाजा। इसके फादर ने कितने की खरीदी थी? 10,000 की। जब इसके फादर ने खरीदी उस वक्त 10,000 की थी। जिस दिन फादर ने उमर को दी उस दिन बाजार में कितने की थी? टाइम पे आया करें, 12,000। और जब उमर ने बाजार में जाके बेची, उसने कितने की बेची? तो ये तीन बातें अलग अलग समझ आ गई। उमर के वालिद ने कितने की खरीदी, फिर थोड़े अरसे बाद जब उसने उमर को दी तब बाजार में कितने की थी, फिर जब उमर ने जाके बेच के पैसे रियलाइज किए तो बाजार में कितने की बेची? 15,000। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज के कैपिटल गेन इनकम अगर मैं आपसे पूछूं उमर की, तो कैसे आएगी? कंसीडरेशन
माइनस कॉस्ट। कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। खड़े रहे एंड पे, लेट आने वाले खड़े हो रहे हैं। हाँ एंड पे खड़े रहे थोड़ी देर, 5 मिनट, कल से टाइम पे आएंगे। अच्छा जी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, इट विल गिव अस गेन। अच्छा अब आप मुझे बताएं, अगर मैं उमर की बात करूं तो उमर ने कितने की बेची? आगे बैठ जाए। उमर ने कितने की बेची? 15,000 की। और उमर ने कितने की खरीदी? कितने पैसे दे के खरीदी? कोई होश में नहीं है कुछ। उमर ने कितने पैसे दे के खरीदी? हाँ, उमर को मुफ्त में मिली। उमर ने 12,000 टाइम पे है, उमर ने 12,000 रुपए में खरीदी या 12,000 वाली चीज मुफ्त में मिली? 12,000 वाली चीज मुफ्त में मिली। 12 आगे आ जाए फर्स्ट रो में। 12,000 में बेची नहीं उसने, बल्कि 12,000 वाली चीज उसको फ्री मिली। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? क्या मतलब कॉस्ट? उसको कितने की पड़ी? उसने कितने रुपए दे के खरीदी? पता नहीं क्यों आप लोग 12,000 क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। उसने कितने रुपए दे के खरीदी? 0 रुपीज दे के खरीदी। उसने कितने रुपए दे के खरीदी? और फादर की कॉस्ट उसके लिए अगली रो में आओ। फादर की कॉस्ट उसके लिए रेलिवेंट नहीं होगी कि फादर ने कितने की खरीदी थी। वाई? बिकॉज जो बंदा गिफ्ट देते हैं हम उससे ये नहीं पूछते आपने कितने का लिया था। वो कहेगा भाई अंदर मैं तुझे गिफ्ट नहीं दूंगा, फिर आप चुप कर जाएंगे, नहीं मैं नहीं पूछता। तो इसलिए जो बंदा गिफ्ट देते हैं उससे नहीं पूछा जाता तुमने खरीदा कितने का था, हम बस चुप करके जेब में डाल लेते हैं। तो अच्छा आप बताएं एक्चुअल कितने की पड़ी? 0 की। अब लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल तो 0 की पड़ी, लेकिन ये वाला भी चलाएं, ये भी चलाएं, वो भी चलाएं, लेकिन कहते हैं एक्चुअल तो 0। अच्छा कुछ लोग देख रहे हैं, देख लें इसी कैसे चलता है। थोड़ी देर इधर ही रहे, बैठ से। अच्छा कितने की पड़ी? 0 की एक्चुअली, बट लॉ मेकर कह रहे हैं एज्यूम्ड कॉस्ट इज किलो। एज्यूम्ड कॉस्ट, एज्यूम्ड कॉस्ट कितनी है भाई? एज्यूम्ड कॉस्ट कहता है कि जो उस दिन की क्या थी? फेयर वैल्यू। जो उस दिन की क्या थी? फेयर वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम 15,000 में से 12,000 माइनस करें तो व्हाट विल बी आवर कैपिटल गेन? 3,000। 3,000 हमारा कैपिटल गेन है जो इसको इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आया है। तो क्या चीज इग्नोर की आपने? और एक और चीज भी इग्नोर की है। वालिद साहब ने कितने का खरीदा था वो हमारे लिए बिल्कुल इरेलेवेंट है कि उसके अब्बू ने कितने का खरीदा। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है कि जिस दिन उसको मिला उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और उसने कितने का बेचा? 15,000। तो गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 3,000। 12,000 के ऊपर आपने लिखा एज्यूम्ड कॉस्ट। हकीकत में तो कॉस्ट 0 है ना, लेकिन एज्यूम कॉस्ट 12,000 है। ओके पढ़ें जी 4A, ऊपर कर दें, विंग्स ऊपर कर दें। वेयर द कैपिटल एसेट्स, भाई पढ़ो ना, क्या कर रहे हो? 4A क्यों नहीं पढ़े? वेयर द कैपिटल एसेट्स becomes the property of the person, मैं पढ़ रहा हूं, where the capital asset becomes the property of the person, जहां कैपिटल एसेट एक बंदे की प्रॉपर्टी बने अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, जैसे कि उसको रिलेटिव से गिफ्ट मिला, अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव। BCD छोड़ें, नीचे आए। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर shall be treated to be the cost of asset। जिस दिन उसको मिली उस दिन इसकी जो फेयर वैल्यू है वो क्या एज्यूम कर ली जाएगी? कॉस्ट। ब्लैक शर्ट कहां देख रहे हो? सारे टेंटिव रहा करें। ट्रीटेड का मतलब लिखें एज्यूम्ड। shall be treated to be the cost of asset। इसको कॉस्ट ऑफ एसेट समझा जाएगा। दोबारा पढ़ें। Where the capital asset becomes the property of the person under a gift from a relative, the fair market value of the asset on the date of its transfer
shall be assumed to be the cost of asset. ये asset की cost assume की जाएगी, हकीकत में ये cost नहीं है, हकीकत में आपको पता है जीरो है. ओके, एक और सूरत भी हो सकती है कि फादर की डेथ हो गई और फादर ने गिफ्ट नहीं की बल्कि वरासत जब तकसीम हो रही थी फिर मिली, तो फिर भी बिल्कुल यही सवाल बनेगा. मैं सवाल को दोबारा पढ़ता हूँ, फिर सवाल कैसे बनेगा. मिस्टर उमर रिसीव्ड ज्वेलरी इन इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज फादर. फिर पेपर में सवाल इस तरह आएगा, एज गिफ्ट की जगह क्या लिखा होगा, इन इनहेरिटेंस. ज्वेलरी वॉज परचेज बाय हिज फादर फॉर 10,000, फेयर वैल्यू वॉज 12,000 एंड उमर सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 15,000. तो एज गिफ्ट के साथ आपने स्लैश डाल के लिख लिया इन इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर उमर के साथ एज गिफ्ट या इन इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज फादर. द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम. ओके, अब दोबारा पढ़ते हैं. वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, छोड़ें इसको, अंडर बेक्वेस्ट, विल, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डेवोल्यूशन. इन पांचों बातों का मतलब है वसीयत या वरासत. एक ही मतलब है पांचों बातों. वसीयत या वरासत के तौर पे आपको ये चीजें मिली, तो ये सारी की सारी चीजों की अज्यूम्ड कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू जिस दिन आपको मिली थी. ओके, नेक्स्ट. जी भाई, ये थर्ड लास्ट रो में आ जाओ. ब्लू शर्ट और लेट क्यों है, बाइक खराब हो गई थी. ओके, अच्छा जी, अगला सवाल अब ये है कि एओपी पार्टनरशिप जब शुरू होती है तो क्या एंट्री होती है, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट. कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये तो बिजनेस स्टार्ट होने की एंट्री है. अगर बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, डेबिट. अच्छा, फर्ज करें इस वक्त पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं पड़े हुए थे, पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए थे, तो उसने पैसों की बजाय ज्वेलरी दे दी पार्टनर को. तो कैश मौजूद नहीं था, कैश की जगह ज्वेलरी दे दी. तो जो चीज लिख के काटी इसलिए जाती है ताकि समझ आ जाए, अगर काटी हुई चीज को पढ़े तो बात समझ आ जाती है. कैपिटल, डेबिट, कैश, क्रेडिट. तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं थे, तो पार्टनरशिप फर्म ने सोचा चलो पैसे तो है नहीं तो ज्वेलरी दे देते हैं. भाई ये बस इसीलिए आपने गिर जाना है. फर्स्ट रो में आ जाओ, ब्लू शर्ट. ओके, तो अब ये जो ज्वेलरी मिली है उसको, इट विल बी द कैपिटल एसेट. ये कैपिटल एसेट होगी. अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, अब ये कहेगा मैंने तो ज्वेलरी खरीदी नहीं थी, वो तो पार्टनरशिप फर्म ने ऐसे ही जेवर खरीद के रखा हुआ था किसी मकसद के लिए, तो वो तो जेवर जो है वो अब पड़ा रह गया मेरे पास, तो ये जो आया मुझे तो पता नहीं कितने का खरीदा. तो लॉ मेकर कह रहे हैं अज्यूम करो तुमने कितने का खरीदा, जो उसकी उस दिन की फेयर वैल्यू है. तरीका विल रिमेन द सेम. तो चाहे आपको चीज तोहफे में मिले, चाहे आपको चीज विरासत के तौर पे मिले, चाहे आपको चीज पार्टनरशिप फर्म की तरफ से मिले, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सारी सूरतों में व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट होगी चीज की जिस दिन आपको मिली थी उस दिन की. Where the capital asset becomes a property of the person, point C, on distribution of asset. Asset बांटे जा रहे हैं, on distribution of assets, asset बांटे जा रहे हैं. किस मौके, भाई फर्स्ट रो में जंप करके बैठ जाओ जरा. एसेट बांटे जा रहे हैं भाई, किस मौके पे बांटे जा रहे हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ एओपी. एओपी क्या हो रही है, इधर आओ, इधर, हाँ ठीक है बैठ जाओ. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, एओपी बंद हो रही है. टाइम पे आया करो, आप तो डेली लेटाते हो. पॉइंट डी. नेक्स्ट, अगला सवाल ये है कि जिस तरह पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, नोट कर लें ये एंट्री, उसी तरह एओपी की तरह कंपनी भी बंद होती है. कंपनी के बंद होने पे भी यही एंट्रीज होती हैं.
ओके अच्छा भाई, अगला सवाल पॉइंट डी, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी, जहां कैपिटल एसेट एक बंदे को मिले ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने में, ऑफ एसेट्स, एसेट्स बांटने पे। क्यों एसेट्स बांटे? ऑन बंद होना ऑफ कंपनी, कंपनी बंद हो रही थी तो कंपनी ने कुछ जेवर बांट दिया, कुछ पेंटिंग बांट दी, कुछ ज्वेलरी बांट दी, चीजें बांट दी, तो जिनको मिली उनके लिए क्या होगा? द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर शिल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अच्छा, ये आईकेप की किताब में क्वेश्चन है, हाउ कॉस्ट इज डिटरमिन्ड अंडर वेरियस केसेस, कैपिटल एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है? तो इसके जवाब में जब मैं आईकेप की किताब बोलूँ तो बेशक लिख लिया करें। मैंने आपको कहा है डब्बे इरेलीवेंट हैं आपके लिए, डब्बे समझने के लिए हुआ करेंगे बातों को, लेकिन कुछ डब्बे ऐसे हैं जो आईकेप की किताब के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जो डब्बे होंगे उनको आप फिर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया करेंगे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो आईकेप की किताब में ये लिखा हुआ है, हाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट इज डिटरमिन्ड इन वेरियस केसेस। तो पिछले सफ़े पे 4 था और इस सफ़े पे 4A है। 4A ये बता रहा था कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल नहीं करनी, और 4 ये बता रहा था कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल नहीं करनी, और 4A हमें ये बता रहा है कि कॉस्ट एज्यूम्ड ले ली जाएगी 4 सिनेरियोस के अंदर। तो 4A में कितनी सिचुएशंस बनी है? 4 सिचुएशंस का लफ्ज लिख लें, ऐसे होते पेपर में आ जाए कि अंडर विच सिचुएशंस फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। जी भाई, वो टीए भाई को आप बता देना कि जो टेस्ट ना देना कल उनकी लिस्ट क्लास के एंट्रेंस भी ले आए ताकि बारो बारी, ठीक है सामा भाई, टीए को बता देना, बल्कि उधर कॉलेज के बाहर ही गेट से ही कर देना बेहतर है, बारो बारी। ओके जी, ये 3A और 3B अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप अगले सफ़े पे आ जाएं, सेक्शन 38, सेक्शन 38। जी मुझे रिवाइज करवा दें कि कल हमने क्या रूल्स पढ़े थे। हमने अपनी तरफ से कैटेगरी का नाम रख दिया था, कैटेगरी 1 प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, फिर कैटेगरी 2 ज्वेलरी, पेंटिंग, कॉइन एटसेट्रा, लेकिन एक शर्त थी, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। और फिर कैटेगरी 3 तो नहीं थी, बट ऐसे कह दिया था एग्जैम्प्ट एसेट, जैसे कहा था ऐसी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट कर रही है चीज़ें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है, तो उस कंपनी के भी शेयर्स अगर आपने बेचे तो उन पे जो गेन आएगा उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके जी, अगर गेन आए तो क्या कहा था? गेन इज इनकम, गेन इज इनकम, गेन इज एग्जैम्प्ट नॉट टैक्सेबल। और अगर इनके बेचने के ऊपर क्या आए? LOSS। अगर इनके बेचने के ऊपर लॉस आए तो हमने इस सूरत में कहा था डिडक्शन अलाउड, माइनस करने की
इजाजत है, डिडक्शन नॉट अलाउड, ये लॉस माइनस करने की इजाजत, डिडक्शन नॉट अलाउड, ये लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, एक चीज हमने पढ़ी थी, एंड डेट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर द चुप डेट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर ओनली गेन, वो चीज गेन के लिए सिर्फ थी। गेन को आप 75% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यस, इफ होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 1 ईयर। अगर ज्यादा अरसा चीज आपके पास पड़ी रही तो हुकूमत आपसे खुश होती है। हुकूमत ये पसंद नहीं करती फौरन खरीदी फौरन बेच ली चीजें। हुकूमत कहती है चीज हाथ ना बदलती रहे, चीज एक हाथ में रहे ज्यादा अरसा, जिस बंदे को बेनिफिट मिल रहा है उससे अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो ज्यादा अरसा चीज अगर आप अपने पास रखें तो खुश होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है मैं पूरे गेन पे टैक्स नहीं मांगूंगी, 75% गेन पे टैक्स मांगूंगी। अब इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं सेक्शन 38 के अंदर, रेलेवेंट बातों को। लेकिन सेक्शन 38 सिर्फ लॉसेस के लिए है, अगले सफे पे है ना। सेक्शन 38 सिर्फ किसके लिए? कल गेन वाली बात पढ़ ली थी पहले सफे पे, और ये भी पढ़ लिया था 75% करेंगे। सेक्शन ये वाला सेक्शन सिर्फ किसके लिए? लॉसेस के लिए। तो लॉसेस की ट्रीटमेंट कहां लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। For calculating capital gain for a tax year, a deduction shall be allowed for any loss on the disposal of a, जी भाई, लॉस माइनस करने की इजाजत है। अपने समझने के लिए आगे लिख लें, कैटेगरी 1 की ये बात कर रहा है, लेकिन उसने लिखा नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखा उसने। ये कैटेगरी 1 की बात कर रहा है, लॉस माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट 1 के आगे कैटेगरी 1, लॉस माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, आपको ज्यादा बेहतर तब समझ आएगा जब मैं 1 के बाद 5 पढ़ूंगा। 5 कैटेगरी 2, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, ये कैटेगरी 2, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, लॉस माइनस करने की इजाजत है। लेजर लाइट आगे पड़ी होगी। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। रिडक्शन शैल नॉट, सॉरी इधर, नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। किधर है गए? हाँ, लॉस विल नॉट बी अलाउड रिडक्शन वेयर द गेन इज, सॉरी, द नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, अ पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड एंटीक। तो ये जो लॉसेस हैं मेरे भाई, ये किसी भी सूरत में आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट 5 के ऊपर आपने कैटेगरी 2 लिख लिया, समझने के लिए ऐसे ही। अच्छा, पॉइंट 2 जरा पढ़ें। जी हाँ, लॉस विल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन, लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है वेयर द गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इधर आए, लॉस इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन वेयर द गेन इज, अगर गेन टैक्सेबल नहीं है तो लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये एग्जाम टेस्टेड की बात करें। ओके, 3 और 4 डुप्लीकेशन है, लिख लें। 3 और 4 पॉइंट डुप्लीकेशन है। ये जो कल हमने पढ़ा था ये वही है। कल गेन का फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी, आज लॉस का फॉर्मूला बना के दे रहे हैं आपको। जरा फॉर्मूला बनाते हैं, तैयार हो जाए, पहले सब्जी काटेंगे। द लॉस ऑन द डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला, a minus b where a is the cost and b is the sale price ही होती है ना, कंसिडरेशन इसी। तो उधर सेल में से कॉस्ट माइनस करनी थी, इधर कॉस्ट में से सेल। 4 कॉस्ट, लेकिन यहां कॉस्ट अब a नहीं है, यहां कॉस्ट b है। कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, ये कल पढ़ लिया था, विच इज डिडक्टेड अंडर, जैसे वो अदर सोर्स वाला था, और विच इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन अंडर द हेड बिजनेस, जैसे फाइन वगैरह। फाइन एग्जांपल लिख सकते हैं आप इसकी, जैसे फाइन टू गवर्नमेंट। तो इट इज ऑल डुप्लीकेशन। ओके,
चलें जी, सवाल आ गया है पहला। मिस्टर कासिम, अब ये 6 रूल आपने लगाने हैं, बस 6 भी नहीं, ये 7वां रूल इसको कर लेते हैं 75%। ये 7 रूल आपने अप्लाई करने हैं, लेकिन इससे पहले आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं आता। नंबर 1, दुकान का स्टॉक, ये कल पढ़ा था। दुकान का स्टॉक, दुकान के कंज्यूमेबल स्टोर्स और दुकान का रॉ मटेरियल। दुकान पे पड़ी हुई वो चीज़ें जो डेप्रिशिएट होती हैं, जैसे दुकान का फर्नीचर, दुकान की बिल्डिंग, दुकान की बाकी चीज़ें। तीसरी चीज़, घर में आना है, घर तक पहुंच जाए। घर में आके जो मूवेबल चीज़ें हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। घर में पड़ी हुई चीज़ें जो मूवेबल हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इधर लिखी हुई हैं। ओके। कासिम डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। AB प्राइवेट कंपनी, जी बताएं ये कौन सी कैटेगरी है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, बोलें बोलें बोलें। कैटेगरी 1, AB प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किस साल खरीदे, किस साल बेचे, किस साल में पूछ रहा हूं, किस साल बेचे? 2012। किस साल खरीदे? 2008। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा। अच्छा, जबानी कैलकुलेटर के बगैर बताएं, गेन आ रहा है लॉस? गेन। 40 वाली चीज कितने में बेची? 40,000 किस दिन दिए होंगे शेयर खरीदने के लिए? जेब में 70,000 किस दिन आए? अगर सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें तो गेन आ रहा है लॉस? 70 - 40 कितना गेन आ रहा है? 30 का गेन आ रहा है। गेन पूरा इनकम में ऐड होगा, गेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 75%। हेडिंग क्या दे दें? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मिस्टर कासिम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी, क्या बेचा है? प्राइवेट कंपनी AB। जी, कितने के बेचे? 70,000। कितने के खरीदे? 40,000 के। कितना गेन आया? गेन को सारा इनकम में ऐड करना है या 75%? गेन 75% पे रोक दो अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो गेन को 75% पे रोक दो, इनटू, जी बोलें, डबल टू, ये आउटर कॉलम में भेजेंगे, डबल टू 5। ओके, ट्राई करें जरा, नीचे वाले 2-3 रजिस्टर खोलें। समझ आया? सेल में से कॉस्ट माइनस किया, गेन आ गया। गेन पे 75% इसलिए लगाया कि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। जल्दी जल्दी सेटिंग करते रहेंगे, सवाल शुरू करेंगे, जल्दी करें। जल्दी जल्दी आगे करें सारे शेयर्स।
ओके ओके चलें जी, कंपनी का नाम बताएं। प्राइवेट कंपनी कौन सी? बी। ओके, कितने का बेचा शेयर और खरीदा? जी 5000 माइनस 20,000 क्या आया? क्या आया? लॉस। अच्छा जी, लॉस किस पे आया? कैटेगरी 1 पे। अच्छा, लॉस का क्या करना है? माइनस करने की इजाजत है तो करें माइनस 15,000। अच्छा, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा 1 साल से कम है? 1 साल से 1 मार्च 11 के बाद जब मारे 1 मार्च 12 और फिर उससे भी आगे 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड, तो फिर गेन को लॉस को हमने रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया? भाई लॉस के लिए रूल नहीं है, ये रूल सिर्फ किसके लिए है? गेन के लिए। आगे चले, आगे कौन सी कंपनी है? क्या? नहीं, प्राइवेट ही है जी। नहीं, अनलिस्टेड तो वो कह रहे ना, हमारे लॉ की नजर में तो प्राइवेट है। क्लास ली थी कल की? कल इतवार थी, क्लास हुई थी? अच्छा, क्लास ली थी परसों की? परसों की क्लास। अच्छा, क्या ये जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी आ रही है, क्या इसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं पता, ठीक है, तो फिर नहीं खरीदे हुए। अच्छा, क्या इसके फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं लिखा तो नहीं खरीदे हुए। क्या इस क्योंकि गवर्नमेंट तो आम इतने शेयर खरीदती नहीं ना, इतना कॉमन बात नहीं है। क्या इसके किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए जिसमें वो कंपनी ने, वो याद है? अच्छा, क्या इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं? जब सारे सवालों का जवाब नो आ गया तो हमारे लॉ की नजर में ये कौन सी कंपनी है? लेकिन सवाल वाले ने धोखा देने के लिए नाम क्या लिखा हुआ है? पब्लिक छोड़े, हमारी नजर में तो प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है ना। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज ए प्राइवेट कंपनी। लॉ वाले इसको पब्लिक कहेंगे, लेकिन हम पब्लिक नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। जी बोलें, बस जबानी। अब गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना लॉस आया? जी, लॉस किस पे आया? जी, अलाउड का क्या मतलब? माइनस करने की इजाजत है। कितना? 10,000। कितने लोग वो कराची पहुंचे हुए हैं आखिर तक, कार ऑफ सन तक पहुंचे हुए हैं? ओके, अच्छा जी, आगे चलें। बोले बोले बोले, आगे क्या है? अच्छा जी, कौन सी प्राइवेट कंपनी? एन प्राइवेट कंपनी। अच्छा जी, कितने का खरीदा? 60 का। कितने का बेचा? 2 लाख का। कितना गेन आया? 1 लाख। अच्छा, होल्डिंग पीरियड अब जरा काउंट करते हैं। होल्डिंग पीरियड में ना एक शॉर्टकट है, जम मारा करें। यकम मार्च 11, अब जम मारे साल की, यकम मार्च 12, तो यकम मार्च 12 से तो 4-5 दिन पहले बेच दिए, तो इसका मतलब है होल्डिंग पीरियड इज, अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो हुकूमत को गुस्सा चढ़ेगा। हुकूमत कहेगी क्यों इतनी जल्दी बेचे हैं। तो आप गेन को 75% पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जी बोलें, डायरेक्ट 140,000। नेक्स्ट, बेगम का जेवर बेचा। कासिम शर्म नहीं आती? कहते नहीं आती। ओके, कितने का खरीदा? कितने का? ओ तेरी है, जेवर था क्या था? कितने का बेचा? 80,000। कितना गेन आया? 70,000। ओके, लेकिन ये तो वाइफ इस पे टैक्स देगी।
हाँ वाइफ कासिम की है, ये जवाब नहीं है, पेज 201 पे आए। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में हाउएवर, सॉरी वो माजरत पेज 1 पे आए, वो मेरी नोट्स में पेज कुछ और था, पेज 1 पे आए सफे का टॉप, पॉइंट नंबर डी, डी में हाउएवर फॉलोइंग एसेट्स हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द कासिम और हिज बीवी, डिपेंडेंट है ना। ओके वापस आ जाए। तो इसलिए कासिम के एसेट्स भी कासिम के हाथ में टैक्स लगेगा और बीवी के एसेट्स का भी कासिम के हाथ में टैक्स लगेगा अगर डिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है फिर और बात है, अगर खुद अपनी नौकरी करिए फिर और बात है। ओके, जेवर ऑफ ज़ौजा, अच्छा जी बोले कितने का खरीदा, कितने का बेचा, 80,000, कितना गेन आया 70,000। बेगम ने कब खरीदा था, 2007 में, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा। ओके, तो 80,000 माइनस 10,000, 70,000 इंटू, आहिस्ता जरा बोला करें, 5 to 5, बस एक बंदा बताते समझ आ जाती है, सारे ना बोला करें। 52500। ओके नेक्स्ट, पेंटिंग जी, कितने की खरीदी 90,000, कितने की बेची, ओ कितना लॉस आया 70,000 का लॉस आया। वेल डन। बाय डिडक्शन, ये माइनस करने की इजाजत। अब क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे डैश और इधर लिखेंगे नॉट अलाउड एज डिडक्शन, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है, टैक्स पेयर को दुख होता है इस बात के ऊपर, क्योंकि अगर माइनस करने देते तो इनकम कम हो जाती और टैक्स कम हो जाता। ओके आगे चलें। एग्जेम्प्ट एसेट नंबर 1, एग्जेम्प्ट एसेट नंबर 2, इन दोनों को छोड़ दें, स्किप कर दें, लेकिन शो कर दीजिएगा सवाल में। वाई एग्जेम्प्ट एसेट पे जब गेन आएगा, गेन आया है इस पे, एक पे गेन आया और एक पे लॉस आया, इन दोनों को गेन को माफ करने और लॉस को माइनस नहीं करना। इसका मतलब है चाहे एग्जेम्प्ट एसेट 1 है चाहे एग्जेम्प्ट एसेट 2 है, इन दोनों को इग्नोर करना है। गेन आएगा तो इनकम में नहीं डालना, लॉस आएगा तो माइनस नहीं करना। ओके, सिक्का कितने का खरीदा, ओ ये मुंजे तोड़ का था, कितने का बेचा 6 लाख, तो खजाना था, कॉइन। 6 लाख माइनस 2 लाख, कितना गेन आया 4 लाख। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा। दोनों के गेन को 75% पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं जी। 4 लाख इंटू जी 3 लाख, ओके 3 लाख। नेक्स्ट, कार ऑफ सूरज, मेरा चांद, मेरे जिगर का टुकड़ा। कासिम कहता होगा मेरा बेटा, उसकी गाड़ी। कासिम फिर बेची क्यों, कहते ये छोड़ो। अच्छा कितने की खरीदी 3 लाख की, कितने की बेची 6 लाख की। अच्छा भाई गेन कितना इनकम में ऐड करेंगे, ओके 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 ओके।
कार ऑफ सन, इट इज पर्सनल, हैंड ब्रेक खोल के, मूवेबल प्रॉपर्टी, सो नॉट अ कैपिटल एसेट। जी देखें, साथ वाले ने इसका भी गेन निकाला हुआ था। तो गाड़ी कैपिटल एसेट नहीं है। जब गाड़ी कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर इसके बेचने पे गेन इनकम में जा ही नहीं सकता। कुछ लोग समझते हैं अदर सोर्स में जाएगा, तो लिख लें गेन अदर सोर्स में भी नहीं जाएगा, गेन पे टैक्स ही नहीं लगना। ये सवाल अभी जहन में नहीं आता, अदर सोर्स का चैप्टर पढ़ के कुछ लोगों के जहन में आता है। इसलिए कार ऑफ सन के आगे लिख लें पर्सनल गाड़ी का गेन अदर सोर्स के चैप्टर में भी नहीं जाएगा, कैपिटल गेन के चैप्टर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल मूवेबल, पर्सनल मूवेबल। और हमने ये पढ़ा था कल पॉइंट नंबर डी के अंदर कि पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। जब कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर इसका गेन भी किसी हेड में नहीं जाएगा। होम फर्नीचर, बेगम ने कहा बस करो, आप घर का फर्नीचर भी बेच रहे हो। कासिम ने कहा चुप कर जाओ, मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। इस साल सब कुछ बेच देने मैंने। होम फर्नीचर, लो जी घर का फर्नीचर भी बेच दिया जी। फर्नीचर, आए जरा पेज नंबर 201 पे, सॉरी मादरत, पेज 1 पे। फर्नीचर पेंटिंग है, फर्नीचर मुजस्मा है, फर्नीचर ड्राइंग है, फर्नीचर ज्वेलरी है, फर्नीचर रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है, फर्नीचर स्टैम्प है, फर्नीचर कॉइन है, फर्नीचर एंटीक है, कुछ भी नहीं है। जब इसमें से कुछ भी नहीं है फर्नीचर, तो जो चीज भी इनमें फॉल ना करे और घर में इस्तेमाल हो रही हो उसको कहते हैं पर्सनल मूवेबल। और इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया है। इट इज पर्सनल मूवेबल, सो नॉट अ कैपिटल एसेट। इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बात याद रखनी है, घर के एसेट्स बेचने पे ना कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्स लगता है ना अदर सोर्स के चैप्टर में टैक्स लगता है। घर के एसेट्स बेचने पे टैक्स है ही नहीं। मूवेबल, मूवेबल, ओके। हर चैप्टर के अपने रूल हैं, प्रॉपर्टी के अपने रूल थे, कैपिटल गेन के अपने रूल हैं। चलें जी बता दें जी। 490,000 देख के बताए कैलकुलेट करके। गुड, 490,000 जी भाई। इनकम फ्रॉम, ओ तेरी खैर, कारोबार भी कर रहा है कोई। He has also informed you that, उसने कहा कान इधर करो, एक और बात तानी थी। हमने कहा कान खा तो नहीं जाओगे, कहते नहीं खाऊंगा। He has earned income from business of 9 लाख, कहते हैं मैंने 9 लाख रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई। कासिम यू आर अ बिजी मैन। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 900,000। अच्छा भाई इन दोनों का टोटल कर दें। 1,3,9,0,000। इट इज हिज टैक्सेबल, नो हाँ ठीक है। टोटल इनकम ज़कात तो कासिम ने बताई नहीं, ये शर्म आ रहा है बताते हुए। इट इज हिज टैक्सेबल इनकम, इट इज हिज टैक्सेबल इनकम।
So how was it? Okay, comments are reserved. क्या मतलब? हाँ, पब्लिक अनलिस्टेड लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, वो तो वैसे ही मैंने समझने के लिए लिखा है। बस पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जहां फॉल करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज come on page number 2. कौन सा वाला बंद करना है? एक गरम चादर लेके आए इन दिनों में, अब क्या किया जा सकता है सर्दियों में, वरना सफोकेशन हो जाएगी। भाई जरा एक तो बंद करो। ठीक है, चलो ये वाला बंद कर दो। नहीं, दूसरी तरफ से ना, तू भी बंद कर, चढ़े तू भी बंद कर। अब खड़े रहो, वेट, इट विल कम डाउन। अच्छा जी, आ जाए पेज 1 पे। पेज 1 पे जरा आए। मुझे बता दें पॉइंट डी में क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है? पॉइंट डी में क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है? भाई इट विल कम डाउन, मैंने कहा था मोहतरम। ओके, अच्छा जी, क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है? घर में पड़ी हुई मूवेबल प्रॉपर्टी। बात मुकम्मल किया करें। मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। घर में पड़ी हुई मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके, कीप वॉचिंग, ऐसा ना हो आप मिस कर दें कुछ। इट इज घर। ओके, ये वसीम अकरम भाई हैं। वसीम भाई, ये घर है इनका। ये एक प्लॉट है, ओपन प्लॉट, वैसे ही लिया हुआ इन्होंने। कभी चाहा तो घर को जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। बहरहाल ओपन प्लॉट भी इन्होंने साथ रखा हुआ है। तो जैसे लोग अक्सर प्लॉट खरीद लेते हैं, कभी कोई बेचने के लिए भी खरीद लेता है, कोई वैसे भी खरीद लेता है। तो ये कंस्ट्रक्टेड हाउस है और ये क्या है? ओपन प्लॉट। ये कंस्ट्रक्टेड हाउस है और ये ओपन प्लॉट है। ओके जी, घर में कुर्सी, घर में गाड़ी और घर में पेंटिंग और ज्वेलरी एटसेट्रा। ये जो चीज है पेंटिंग, इसका गेन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। पेंटिंग का गेन कहां जाएगा? और ये जो कुर्सी और गाड़ी है, इसका गेन कहीं भी नहीं जाएगा। होम फर्नीचर बेच दिया, वाई? इट इज पर्सनल मूवेबल। अब वो मूवेबल को कह रहा है कैपिटल एसेट नहीं है, तो फिर क्या बच गया जो कैपिटल एसेट है? इमूवेबल। अब इमूवेबल में क्या है इसके पास? दो चीजें हैं। नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड हाउस, दिस वन पूरा हाउस, हाउस, और ये वाला प्लॉट। ठीक है,
अब ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में तो है, लेकिन इसके रेट सेपरेट हैं, इसके रेट सेपरेट हैं। ये भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में है पेंटिंग, लेकिन ये सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स के साथ मिलके चैप्टर 4 वाले पेज 4-5 के रेट पे जाकर टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो ओपन प्लॉट है और घर है, ओपन प्लॉट और घर जो है ये कैपिटल गेन के चैप्टर में तो है, लेकिन ये सेपरेट रेट है। और ये जो कैपिटल गेन में जाता है ये नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स का क्या मतलब होता है, इसमें सैलरी, बिजनेस, बाकी सारी चीजें जमा करेंगे, फिर ज़कात माइनस करेंगे। इधर से ज़कात माइनस नहीं करेंगे, इसके सेपरेट रेट हैं। जैसे डिविडेंड के सेपरेट रेट थे, जैसे फी फॉर टेक्निकल सर्विस के सेपरेट रेट थे, इसी तरह इसके भी सेपरेट रेट हैं। ओके, सो यू कैन प्रिपेयर दिस डायग्राम, लेकिन उसमें ये कीजिएगा कि ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड हाउस वाला एरो ऊपर लगा दीजिएगा, जरा बेहतर हो जाएगा। सब्र कर जाए। इसको क्यों कैपिटल एसेट नहीं कह रहे, पर्सनल मूवेबल। इसे क्यों कैपिटल एसेट कह रहे हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। इन दोनों को क्यों कैपिटल एसेट कह रहे हैं, इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है। इनको क्यों कैपिटल इमूवेबल है, लेकिन इनको अभी तक हमने न्यूमेरिकल में बिल्ट इन क्यों नहीं किया था, क्योंकि इनके रेट सेपरेट है। नहीं, फर्नीचर इज मूवेबल, यू कैन मूव इट एनीवेयर। चलें आप लोग जल्दी करें। फर्नीचर यू कैन मूव इट, घर शिफ्ट हो, फर्नीचर मूव हो सकता है, ओवन भी मूव हो सकता है, सब चीजें मूव हो सकती हैं, फ्रिज भी मूव हो सकता है। अच्छा एक मिनट जरा सब्र करें। इधर बर्तन इधर आएंगे, इधर क्या क्या आएगा, पेंटिंग, ज्वेलरी, कॉइन, मेडोलियन, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट। इधर कुर्सी, गाड़ी, बर्तन, फर्नीचर, जो कुछ भी घर में पड़ा हुआ है जो क्या है, मूवेबल है। और प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड हाउस ये इमूवेबल है, इस पर टैक्स लगेगा। खूबसूरत से करके डायग्राम बनाएं, फिर साथ वाले से नंबर लें, 10/10। जी जल्दी सेंड कर दें। जी ये वाला नोट करें, जल्दी करें। ओके, अब भाई पहले ये होता था कि देखें ABD है ना, थोड़ी सी जरा आज एक बात समझिएगा। पिछले पेज 1 पे देखें, ABD है या ABCD है। पहले ये C में होता था, C में इमूवेबल प्रॉपर्टी। जरा समझने की हिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिएगा लॉ की, और ये भी समझेंगे AB के बाद एकदम D कैसे आ जाता है। पुराने लॉ में ये C पॉइंट था। जब C पॉइंट था तो उस वक्त होता ये था कि फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी निकल जाती थी और लोग घर बेचने पे भी टैक्स नहीं देते थे। लेकिन आप C पॉइंट देखें डिलीट हो चुके हैं, C आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है अब मूवेबल प्रॉपर्टी पे तो आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन इमूवेबल पे आपने टैक्स जमा कराना है। अब लोगों ने इस पे बड़ा शोर मचाया। लोगों ने कहा घर बेचें, प्लॉट बेचें, प्लॉट तो बड़ा महंगा बिकता है,
और प्लॉट जो है वो आपके करोड़ों का प्रॉफिट भी दे जाता है कई दफा। और अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाए तो पेज 4-5 पे चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि रेट्स 35% तक भी चले जाते हैं। तो लोगों ने बड़ा रोला मचाया कि भाई ये हम नहीं टैक्स देंगे, तो हुकूमत ने उनको रिलैक्स करने के लिए कहा कि हम आपको क्या कर देते हैं, सेपरेट रेट दे देते हैं। तो अगले सफे पे देखें, सेपरेट रेट्स अवेलेबल है। ये आपको दो नए सेक्शन नजर आ रहे हैं, 3A और 3B, पेज 2 पे नजर आ रहे हैं, 3A और 3B। अच्छा हेडिंग पढ़ के बताएं 3A किसके लिए है? ओपन प्लॉट के लिए, और 3B कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, समझ आ गया दोनों में फर्क? ओपन प्लॉट मींस कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। अच्छा एक बंदे ने 2-3 फ्लैट्स बना के बेचे, वो कहां जाएगा? फ्लैट ओपन प्लॉट में जाएगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में फ्लैट भी आ जाएगा, ओके लिख लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में फ्लैट भी आ सकता है। अच्छा 3A किसकी बात कर रहे हैं? ओपन प्लॉट की, और 3B कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। ओके अब इधर ना लॉ मेकर ने दो किस्म के बेनिफिट्स दिए लोगों को। एक बेनिफिट तो ये हो सकता था ना, जो बंदा ज्यादा अरसा प्लॉट रख के बेचे उस पे टैक्स कम कम, गुड, ज्यादा अरसा रखना। खरीदना बेचना फौरन गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करती, स्टेबिलिटी नहीं है उस बंदे में। ठीक है, दो किस्म के बेनिफिट्स दिए लॉ मेकर ने यहां पे। नंबर 1, एक तो इस चीज का बेनिफिट दिया कि अगर ज्यादा अरसा रखोगे तो टैक्स, बहुत ही ज्यादा अरसा रखोगे तो माफी कर देंगे। ज्यादा अरसा रखोगे तो थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अरसा रखा तो टैक्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, माफ। अच्छा दूसरा एक और फायदा भी दिया। वो क्या फायदा दिया? वो यही फायदा दिया कि अगर आपका गेन बहुत ज्यादा आया है तो रेट ज्यादा है आपके लिए, लेकिन अगर आपका गेन कम आया है तो रेट कम है आपके लिए। अब लॉ मेकर ने दो बुनियाद के ऊपर फायदे दिए। किस किस बुनियाद पे ये बता दें? ज्यादा अरसा रखोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा गेन आ गया तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब ये जो टेबल है ना, सफे के एंड वाला और सफे के दरमियान वाले, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएंगे। ओपन प्लॉट की बात करते हैं। अगर ओपन प्लॉट, सीरियल नंबर 1, अगर ओपन प्लॉट वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ ओपन प्लॉट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, अगर ओपन प्लॉट का होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर है तो गेन कैसे आएगा? ए क्या है? नीचे आए, वेयर ए इज द अमाउंट ऑफ गेन। ए गेन है, इधर ए वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ए गेन है बस। गेन कैसे आएगा? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अच्छा, वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ ओपन प्लॉट एक्सीड 1 ईयर, जहां 1 साल से ज्यादा आपने प्लॉट रखा लेकिन 8 साल से कम रखा प्लॉट, तो गेन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 75% से। वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ प्लॉट एक्सीड 8 ईयर, और जब 8 साल के बाद आप प्लॉट बेचो तो गवर्नमेंट कहती है यार जा भाई छोड़ पूरे, तुम्हें इससे मैंने कोई टैक्स नहीं लेना। अब ये बेनिफिट किस बुनियाद पे हो गया है? गेन की बुनियाद पे या होल्डिंग पीरियड की बुनियाद पे? अब आप इधर वेट करेंगे, 3B नहीं पढ़ेंगे और जम मारेंगे नीचे। अगर प्लॉट पे गेन 5 मिलियन से कम है तो रेट बता दें। अगर प्लॉट का गेन 5 से 10 मिलियन है, अगर 10 से 15 है, और अगर गेन 15 से ज्यादा है 20%। समझ आई बात? ओके, अगले सफे वाला, अगले सफे पे आए। अगले सफे पे ये 2 लाइनें ऊपर लिखी हुई हैं, ये काट दें, ये अब सिलेबस में नहीं रही। रेट ऑफ टैक्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%, ये काट दें। अच्छा नीचे डब्बा बना हुआ है, जरा ट्राई करें सॉल्यूशन पे हाथ रख के कि आप गेन के टैक्स सही निकालते हैं या नहीं। पहले अंडरलाइन कर लें, प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, पहले ये देख लें। कैलकुलेटर पकड़ें और टैक्स कैलकुलेट करें, आपको एक खुशी महसूस होगी। सॉल्यूशन पे हाथ रख दें। दोनों सफे खोल लेना आमने सामने, जल्दी करें।
खरीदने और बेचने की डेट के दरमियान का अरसा कैलकुलेट करके जी टैक्स बताएं कितना आया है? 18। कितने लोगों ने 1875 निकाल लिया है? वेल डन। बाकी जरा कोशिश करें। ओके अच्छा जी, मेरा पहला सवाल, खरीदने और बेचने के दरमियान कितने साल हैं? 2.5 साल। कम अरसा रखा है, दरमियाना अरसा रखा है, या बहुत ज्यादा अरसा रखा है? आप आए पेज 2 पे 3A, सीरियल नंबर 1 पे उंगली रखें। सीरियल नंबर 1 पे 3A में सीरियल नंबर 1 पे उंगली रख के बोलें कम अरसा रखा। 2 पे उंगली रख के बोलें दरमियाना अरसे के लिए रखा। 3 पे उंगली रख के बोलें बहुत ज्यादा अरसे के लिए रखा। आप बता दें हमारी कौन सी कैटेगरी है? आप बताएं जो गेन आएगा उस गेन को पूरा इनकम में ऐड करना है या 3/4? अच्छा गेन देखते हैं ज़बानी 150 माइनस 1 लाख, गेन कितना? 50,000 को 3/4 करें, 37। नाउ व्हाट इज माय गेन? जस्ट ₹37,500, जस्ट ₹37,000। ये प्लॉट नहीं होगा, कोई प्लॉट ही होगी छोटी सी। 37,500। अब रेट लगाना है 37,500, टैक्स देना है? नहीं 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 नहीं, ये तो भी इसका फायदा आया है। टैक्स इसमें से कितने पे देना है? उसके लिए आ जाएं सीरियल नंबर 1। बहुत ज्यादा गेन है, 5 मिलियन से भी कम है, तो अब इस पे रेट क्या लगेगा? इसको बेनिफिट क्या मिला? अच्छा इसमें रेट 35 तक भी पहुंचा हुआ है? नहीं, इसमें रेट थोड़े हैं, 5, 10, 15, 20, इसमें रेट इतने ज्यादा नहीं है। और वो 20 भी बड़े अमीर लोगों के लिए है। गरीबों के लिए क्या रेट है? बंदे का नाम बताएं। उमैद। उमैद के ऊपर लिखें गरीब। गरीब कैसे? गेन 5 मिलियन से कम है। ओके तो 3B अब आप घर में खुद पढ़ लीजिएगा। 3B को कल मैं भी पढ़ा दूंगा। तो 3B किसके लिए होगा? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए।